मैं विमल कुमार सर की अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे स्त्री दर्पण के मंच के माध्यम से आदरणीय मन्नू भंडारी जी की जन्म समारोह पर एक कहानी यह भी के अंश के पाठ का सुअवसर प्रदान किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार मन्नू भंडारी जी ने जितनी अपने जीवन में रचनाएं की हैं, उसके स्रोत उनके संघर्षमय जीवन के हर कड़ी में दिखाई देता है। अपने जुझारू स्वभाव के कारण वे हर समस्या से लड़ती रहीं, पर हार नहीं मानी, जिसका प्रमाण उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी में दिखाई देता है। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। प्रिय लगने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे अधिक इसलिए प्रिय लगती है कि वे अपने पति सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी के जीते जी यह आत्मकथा लिखकर सामने ले आती हैं, जिसमें वैवाहिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक संघर्षों को दुनिया के सामने रख देती हैं। उन्होंने जितना अपनी आत्मकथा में लिखा है, उस लिखने के पीछे कितनी ही ऐसी पीड़ाएं हैं जो उनके भीतर सिमटी हुई हैं, जिसे सिर्फ समझा जा सकता है, अभिव्यक्ति देना आसान नहीं। मैं आत्मकथा के जिस अंश का पाठ करने जा रही हूँ, इस अंश में देखा जा सकता है कि पति पत्नी जब दोनों लेखक हों तो फिर क्या ही कहने, लेकिन दो लेखकों के लेखन में पारिवारिक जिम्मेदारी सिर्फ एक पत्नी के हिस्से में आता है। दो लेखकों के व्यक्तित्व में आपसी टकराव उनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव हो सकता है और यह प्रत्येक पर लागू भी नहीं होता, लेकिन इस व्यक्तिगत टकराव के कारण मन्नू जी की पीड़ा अनंत दिशाओं में फैल गई, जिसे समेटते समेटते आज वह खुद को भूली बैठी हैं। मैं पाठ करने जा रही हूँ एक कहानी यह भी का एक छोटा सा अंश। राजपाल एंड सन्स ने राजेंद्र से नए कहानीकारों की श्रेष्ठ कहानियों की एक सीरीज संपादित करने को कहा। बस इन्हें जैसे एक अवसर मिल गया हो। कमलेश्वर जी तो सन 66 में ही सारिका की संपादकीय संभाल कर बंबई गए, जिसकी भूमिका उस कथा समारोह में ही पूरी तरह तैयार कर ली गई थी। दिल्ली में रह गए थे राजेंद्र और राकेश जी। कोई आश्चर्य नहीं कि कथा समारोह में राकेश जी के धुआंधार भाषणों ने जहां राजेंद्र के मन में एक हीनता जनित कुंठा पैदा की हो, वहीं राकेश जी अपनी पीढ़ी के साथ साथ अपना वर्चस्व भी स्वतः सिद्ध मान बैठे हों। लेकिन राजेंद्र भाषण चाहे न दे पाए हों, पर किसी का भी वर्चस्व स्वीकार करना तो इनके अहम को गंवारा ही न था। राजेंद्र ने प्रकट रूप से चाहे राकेश जी का वर्चस्व स्वीकार न किया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी सफलता दिन ब दिन फैलता उनका यश, उनके संपर्क संबंध और उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के चलते वे धीरे धीरे अनचाहे ही राजेंद्र का कॉम्प्लेक्स बनते गए। यह तो हंस की सफलता से मिले यश, सम्मान और प्रतिष्ठा ने इनके व्यक्तित्व की अनेक ऐसी गांठों को खोला, जिन्होंने इनके व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को जटिल, दुरूह और विकृत बना रखा था। लेकिन उस समय तो इनकी कुंठा मन ऐसी ही हरकत कर सकता था जैसी इन्होंने की। राकेश जी की कहानियों के संकलन की भूमिका में यह स्थापित करने की कोशिश की कि उनकी कहानियों में नया कुछ नहीं है, बल्कि उनमें तो पुरानी पीढ़ी की कहानियों का ही निखरा संवरा उत्कृष्टतम रूप देखा जा सकता है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बेहतर यही होगा कि मैं उस छोटी सी भूमिका से ही चुनकर कुछ पंक्तियां उद्धृत कर दूं। भूमिका शुरू ही होती है इन पंक्तियों से। सुनते हैं, पुरानी कहानी के एक संत ने यूनानी शाहजहां के अंदाज में चादरा कंधे पर डालकर पूछा, बताइए मोहन, राकेश की कहानी को आप कैसे नई कहानी कहते हैं? मुझे नहीं मालूम कि श्रोता ने क्या उत्तर दिया, लेकिन यह बात सच है कि यशपाल और अश्क की संवेदना का पाठक राकेश की कहानियों को अपने उतना ही निकट पाता है जितना नई कहानी का पाठक। परंपरागत कहानी के शिल्प और शैली में उसने प्रयोग नहीं
परिमार्जन किए हैं। उसने नया शिल्प, नई भाषा या नया कथ्य कम खोजा है। जो कुछ था उसे ही नया संवार कर नए अर्थ और नई गहराइयाँ दी हैं। वह पात्र और परिस्थिति की सार्थक स्थिति को पकड़कर परफेक्ट शास्त्रीय दृष्टि से निर्दोष कहानी खड़ी कर देता है और इस सार्थक स्थिति के रेशे युगबोध के गतिशील परिप्रेक्ष्य में दूर तक देखे जा सकते हैं। अपने पुरानेपन के बावजूद वह सजग और समर्थ कथाकार है। कहानियों की सारी प्रशंसा के बावजूद उनके पुरानेपन को रेखांकित करने के लिए राजेंद्र ने शायद पुरानेपन शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और कहानियों को शास्त्रीय दृष्टि से निर्दोष माना। कल्पना कीजिए कि क्या प्रतिक्रिया हुई होगी राकेश जी की इस भूमिका पर। तिलमिला कर रह गए होंगे, स्वाभाविक भी था। कहाँ तो वे अपने को नई कहानी का प्रमुख स्तंभ माने बैठे थे और कहाँ राजेंद्र ने उन्हें वहां से उखाड़ कर पुराने कहानीकारों के खेमे में ढकेल दिया। इसके मूल में राजेंद्र की अपनी कुंठा के सिवाय और कुछ नहीं था, क्योंकि उन दिनों इनका कुंठित व्यक्तित्व अपने प्रतिद्वंदी के सबसे नाजुक स्थल पर इस तरह के निर्मम प्रहार करने में एक खास तरह का सुख और संतोष पाता था। वरना उस समय से लेकर आज तक अनेक पाठकों और आलोचकों ने खुले मन से राकेश जी की कहानियों की सराहना ही नहीं की, बल्कि कुछ की तो यह राय भी है कि कहानी कला की दृष्टि से इस तिकड़ी में राकेश जी की कहानी ही इक्कीस ठहरती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ मतभेद हो सकते हैं और होंगे भी जरूर, क्योंकि यह बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि चाहे विषय की विविधता हो या संवेदना की गहराई या फिर शिल्प की तराश, किस दृष्टि से इन्हें राजेंद्र की कहानियों से अलगाया जा सकता है। वैसे तो सभी कहानीकारों की कहानियाँ एक दूसरे से अलग तो होती ही हैं, होनी भी चाहिए। यहाँ बात है सिर्फ जीवन दृष्टि और मूल संवेदना की। हाँ, राकेश जी की कहानियों की संख्या जरूर राजेंद्र की कहानियों से कम है। दूसरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने कभी भी राजेंद्र की आरंभिक कहानियों जैसे भौंडे और बचकाने शिल्पगत प्रयोग नहीं किए। न तो इस तरह के प्रयोग नए का निकष बन सकते हैं और न ही परिमाण या संख्या श्रेष्ठता की कसौटी। नयापन तो होता है आपके नजरिए में, आपके मूल्यबोध में, आपकी संवेदना में। इस बात की पूरी संभावना है कि हंस के चलते राजेंद्र के मित्रों, परिचितों, पाठकों और चहेतों का जो बहुत बड़ा समुदाय तैयार हुआ है, उसके गले मेरी बात न उतरे। बहुत स्वाभाविक भी है, पर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि हंस की सफलता, उससे मिलने वाले यश, सम्मान और अर्थ ने राजेंद्र का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। बेहद विस्फारित अहम वाले राजेंद्र एक जमाने में उस तरह व्यक्ति पर चोट करने से बाज नहीं आते थे जिसके अस्तित्व मात्र से ही उनके अहम को चोट लगती थी। अब राकेश जी को भी इस प्रहार का प्रतिकार तो करना ही था। सो किया, लेकिन न बोलकर न लिखकर, पर बेहद सटल तरीके से और उपयुक्त अवसर आने पर। राकेश जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं में से यह भी थी कि योजनाएं तो वे बनाते थे, अपने को जमाने के लिए तो कभी कभी दूसरों को उखाड़ने के लिए भी, पर उनको कार्यान्वित बड़ी शालीनता, बड़ी व्यवहार कुशलता के साथ करते थे। उनमें अपने को लेकर न किसी तरह का बड़बोलापन था, न दूसरों पर कलम या जबान से कीचड़ उछालने की वृत्ति, पर अपनी योजना को सफलतापूर्वक उसकी अंतिम परिणति तक ले जाने का कौशल उनमें गजब का था। दिल्ली आते ही राजेंद्र ने जवाहर जी के साथ मिलकर अक्षर प्रकाशन की योजना बनाना शुरू कर दिया था और साल बीतते न बीतते उनकी स्थापना भी हो गई। उस समय एक अटूट विश्वास के साथ जवाहर जी और राजेंद्र साथ साथ थे और राकेश जी और कमलेश्वर जी अलग थलग। मैं नहीं जानती कि योजना बनाने के दौरान राजेंद्र ने किस हद तक इन दोनों को इसमें भागीदार बनाया था, क्योंकि राजेंद्र के स्वभाव में इस खास तरह का घुन्नापन जो है। पर अक्षर की स्थापना के बाद तो वे
इन दोनों का इसमें कोई महत्वपूर्ण वजूद बचा ही नहीं, सिवाय वहाँ शाम को होने वाली बैठकों में उपस्थित होने के। कोई आश्चर्य नहीं कि बिल्कुल अलग थलग रह जाने की कोई हल्की सी कचोट इनके मन में तभी से उभरी हुई, लेकिन उसे इन्होंने कभी भी व्यक्त नहीं होने दिया, न बातों में न व्यवहार में। इतना ही नहीं बल्कि दोनों ने अपनी एक एक किताब पहले ही सेट में छपने को भी दी थी। हो सकता है कि मेरा यह अनुमान बिल्कुल आधारहीन ही हो, पर बाद की स्थितियों ने तो इसकी पुष्टि ही की। देखते ही देखते अक्षर प्रकाशन ने आशा से अधिक ख्याति अर्जित कर ली। पर ऐसी संस्थाएं ख्याति से नहीं, पैसों से चलती हैं। और क्या कहा जाए, राजेंद्र और जवाहर जी की व्यवहारिक और व्यावसायिक बुद्धि को उन्होंने अपना पहला सेट ही कर्जे से छापा, और एक बार कर्जे का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वह बढ़ता ही चला गया। किताबों का चुनाव अच्छा था, छपाई और गेटअप बहुत अच्छा था, पर बिक्री का कोई ऐसा नेटवर्क तो तैयार हुआ नहीं था जो किताबें बेचकर तुरंत पैसा वसूल कर लें। यूं भी उसमें तो समय लगता ही है। इधर अक्षर की ख्याति से बेहद प्रफुल्लित जवाहर जी बहुत उत्साह में थे और नए प्रकाशकों के लिए उनके पैसों की मांग बढ़ती ही जा रही थी, पर इधर राजेंद्र अपने सारे साधन निचुड़ जाने के कारण उसे पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ थे। और राजेंद्र के साधन भी क्या थे, मित्रों परिचितों से पैसा मांग मांग कर ही तो पैसा इकट्ठा किया करते थे। अपनी मांग पूरी न होने के कारण जवाहर जी के मन में असंतोष उभरना शुरू हुआ। बस यही उपयुक्त और अनुकूल अवसर था राकेश जी के लिए अपने पर किए गए प्रहार के प्रतिकार का, और उन्होंने बहुत ही कौशल के साथ जवाहर जी के इस असंतोष को तरह तरह के संदेहों और आशंकाओं से भर दिया। ओम प्रकाश जी के राजकमल से बाहर कर दिए जाने की घटना ताज़ा ताज़ा थी, जिसने इस अवसर को अचूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मन में यह बात बिठाई जाने लगी कि किसी भी संस्था में वर्चस्व तो हमेशा पैसा लगाने वाले या पैसे का प्रबंध करने वाले व्यक्ति का ही होता है। खून पसीना बहाने वाले को तो बस जब चाहे निकाल कर बाहर किया जा सकता है, जैसे ओम प्रकाश जी को कर दिया गया। देखते ही देखते यह बात विश्वास बनकर जवाहर जी के मन में बैठ गई और उन्हें लगने लगा कि राजेंद्र के रहते अक्षर में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और फिर तो उनका व्यवहार राजेंद्र के साथ केवल रूखा ही नहीं बल्कि कभी कभी बहुत अपमानजनक भी होने लगा। धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर होती चली गईं। अक्षर शुरू करते समय जिस अटूट विश्वास के साथ जवाहर जी राजेंद्र के साथ खड़े थे, आज वे उसी अटूट विश्वास के साथ राकेश जी और कमलेश्वर जी के साथ खड़े थे, और राजेंद्र अलग थलग। वैसे तो कमलेश्वर जी उस समय बंबई में थे, पर वहाँ रहते हुए भी राकेश जी के साथ मिलकर जवाहर जी का मार्गदर्शन कर रहे थे। कुछ ही सालों बाद लगा कि दोनों का साथ चल पाना अब संभव ही नहीं है, तो अंततः श्री विष्णु प्रभाकर और श्री नेमीचंद जैन की मध्यस्थता में फैसला हुआ। बातें तो बहुत हुई होंगी, वे सब तो मुझे मालूम भी नहीं, पर निर्णय नहीं निकला कि या तो अब राजेंद्र पूरी तरह अक्षर ले लें या फिर इसे पूरी तरह जवाहर जी को सौंप दें। इसके साथ ही लेन देन की बातें भी तय हुई होंगी। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था कि अब अक्षर पूरी तरह जवाहर जी के हाथ में आ जाएगा, और यह तो निश्चित था कि उसके बाद इसमें राकेश जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती, क्योंकि राजेंद्र किताबें छापें, बेचें, ऑफिस की सारी व्यवस्था करें और हिसाब किताब देखें। यह सब उनके बस की बात तो हो ही नहीं सकती। ये लोग चाहते भी यही थे और सारी योजना भी इस हिसाब से बनी थी, पर अक्षर को पूरी तरह अपने पास रखने के राजेंद्र के फैसले ने सारा पासा ही पलट दिया। पासा भले ही पलट दिया हो, पर राजेंद्र भी कुछ सालों तक कैसे कैसे संकट से गुजरे हैं, उस सब की मैं साक्षी भी रही हूँ और उसके परिणाम की भोगता भी। बिना किसी सहयोग, समझ, अनुभव और रुचि के एक व्यावसायिक संस्थान चलाना रात दिन पढ़ने लिखने की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए उससे कट कर रहना भी एक तकलीफ देह तो नहीं था। और आर्थिक संकट,
अक्षर का ढेर सारा कर्ज और हमारी सारी किताबें अक्षर में, जहाँ से रॉयल्टी मिलने का कोई सवाल ही नहीं। सार संक्षेप यह कि इन्होंने राकेश जी को नई कहानी से अपदस्थ किया तो उन्होंने इन्हें पढ़ने लिखने की दुनिया से ही अपदस्थ कर दिया, हिसाब बराबर। यूँ तो छोटे मोटे कारण और भी रहे होंगे, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है और जानकारी है, मुख्य रूप से इन दो बातों ने ही इनकी मित्रता को ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया कि दुआ सलाम करना भी संभव नहीं रहा। जहाँ तक इनको गहरे से जोड़ने वाले तारों की बातें हैं, एक दूसरे पर निर्भर करने के प्रसंग हैं, वे तो जग जाहिर हैं। मैंने उन्हें केवल महसूस ही नहीं किया, देखा भी। राजेंद्र के लिए वे काफ़ी संकट के दिन थे। आर्थिक संकट के बीच बिना रुचि और अनुभव के अक्षर को चलाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अलगाव के समय अक्षर को अपने पास रखने का निर्णय इन्होंने खुद लिया था। चाहे एक चुनौती की तरह ही सही, अब उस चुनौती का सामना तो करना ही था। इधर कहानी को साहित्य की केंद्रीय विधा बनाने वाली नई कहानी स्वयं हाशिए पर जा पड़ी थी। यूँ सचेतन कहानी अकहानी जैसे छिटपुट आंदोलन भी चलें, लेकिन उनका न कोई वैचारिक आधार था, न ही उनके झंडे के नीचे ऐसी सर्जनात्मक प्रतिभाएं थीं जो अपनी और अपने आंदोलन की विशिष्ट पहचान बन सकती थीं। लेकिन तेजी से उभर आई नई पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली कथाकार बिना किसी आंदोलन का नाम लिए, जिन्हें साठोत्तरी पीढ़ी के नाम से भी जाना गया, अपनी नई संवेदना, नई भाषा शैली, नए तेवर और जीवन जगत को देखने समझने के नए नजरिए के कारण कहानी के क्षेत्र में छा गए। इनमें प्रमुख थे ज्ञानरंजन, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, दूधनाथ सिंह आदि, और फिर तो यह सूची बढ़ती चली गई। स्थिति को समझकर राकेश जी तो नाटक के क्षेत्र में चले गए। कुछ वर्ष पूर्व लिखा गया उनका आषाढ़ का एक दिन नाटक ख्याति प्राप्त कर संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुका था। अब वे आधे अधूरे की रचना में जुट गए थे, जिसके प्रकाशित और मंचित होते ही वे शोहरत के शीर्ष पर जा बैठे। कमलेश्वर जी सारिका के संपादक होकर उसी महत्व और प्रतिष्ठा का उपभोग कर रहे थे जैसे राजेंद्र 20-15 वर्षों से हंस के संपादक होकर भोग रहे हैं। वैसे कमलेश्वर जी ने समानांतर कहानी का एक सुर्रा भी छोड़ा था, पर वह चल नहीं पाया। भारती जी ने तो काफ़ी पहले से इस पद पर बैठकर धर्मयुग के साथ साथ अपने नाम के आगे भी चांद तारे टांग लिए थे। लिखने को राजेंद्र भी कहानी, उपन्यास, सामाजिक समस्याओं पर छिटपुट लेख लिखते रहते थे, पर असलियत यह थी कि प्रतिष्ठा और शोहरत हो या रचनात्मक योगदान, सभी दृष्टि से अपने को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अपनी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बावजूद इस स्थिति के कारण वे बेहद फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते थे, और जब तब इसका दंश मुझे ही झेलना पड़ता था। कारण कुछ भी हो, कहीं भी हो, कटघरे में तो मुझे ही खड़ा किया जाता था, और बिना शब्दों के प्रहार करने की कला से मैं चाहे कितनी ही अनभिज्ञ हों, आहत तो होती ही थी। इन्हें कभी मेरे घर, जिसे मेरे साथ नत्थी करके इन्होंने अपने को सब प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर रखा था, दम घोटू लगता था। तो कभी विवाहित जीवन से मेरी सारी अपेक्षाएं जकड़न भरी, जिसके नीचे इनकी रचनात्मक ऊर्जा सूखती जा रही थी। इनका तर्क था कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बचाने बढ़ाने के लिए यदि किसी लेखकी अनिवार्यताओं की संख्या बढ़ती है तो उसमें इजाफा होता है। तो वह कहाँ गलत है? क्यों गलत है? उसे एक सामान्य आदमी की कसौटी पर कसना और उससे वैसी ही अपेक्षाएं करना क्या उसके साथ जाती नहीं? अगर वह समाज का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है तो उसके विचार, उसका सोच और उसकी जीवन पद्धति भी तो विशिष्ट होगी ही। राजेंद्र की शिकायत या कहूँ कि तकलीफ ही इस बात को लेकर थी कि मैं उन्हें एक सामान्य आदमी के गज से नापकर क्यों हमेशा गलत सिद्ध करती रहती हूँ। पर अपने को विशिष्ट मानने वाले राजेंद्र की धारणा पत्नी की भूमिका के बारे में विशिष्ट ही नहीं, सचमुच चौंकाने वाली थी।
इनके हिसाब से पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए, जो सिर्फ पति की सेवा करे, बदले में उसे अपेक्षा कुछ न करे। अपनी इस धारणा को राजेंद्र ने धर्मयुग में प्रकाशित एक परिचर्चा में पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए शीर्षक से निसंकोच भाव से व्यक्त भी किया था। मैं सोचा करती थी, स्त्री विमर्श का झंडा उठाने वाले, गला फाड़ फाड़ कर उन्हें बराबरी का दर्जा देने की पैरवी करने वाले पुरुषों का असली रूप है यह, या कि अपनी पत्नी को अपवाद मानकर ये सारी गर्जनाएं तर्जनाएं की जाती हैं। जो भी हो, ऐसे इनकी विशिष्टता की मांग पर मेरा एक ही तर्क था कि व्यक्ति को फिर अपनी जिंदगी का पैटर्न भी विशिष्ट ही रखना चाहिए था। शादी, बच्चा, ये तो एक बहुत ही सामान्य आदमी की जिंदगी का पैटर्न है। गलती तो इनसे हो गई थी, पर अब ये भरसक उसका प्रतिकार करने में लगे हुए थे। प्रतिकार का एक सीधा, सरल और ईमानदार रास्ता तो यही था कि ये मुझे छोड़ देते हैं और घर से अलग हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल यह थी कि घर से मिलने वाली सुविधाओं को, जो भी हो, जैसी भी हो, उन्हें आदत हो गई थी। और क्योंकि उन सुविधाओं का जुगाड़ तो मैं ही करती थी, सो न तो घर से अलग हो पाते थे, न ही मुझे छोड़ पाते थे। हाँ, प्रतिकार और जितनी भी रास्ते हो सकते थे, वे सब जरूर अपना रखे थे। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं खुद मान लेती हूँ कि मेरी कई गलतियाँ होंगी, पर टिंकू तो इन आरोपों से मुक्त थी और उसे ये बहुत प्यार करते थे। कोई 7-8 साल की उम्र में उसे तीसरी बार मिजल्स निकली। मैं परेशान कि इसे बार बार मिजल्स निकल आती है। तब मुझे हमारी मकान मालकिन ने बताया कि पार्क के दूसरी तरफ ही होम्योपैथ डॉक्टर रहता है, उसे दिखाओ। वह ऐसी दवाई देगा कि एक ही बार में सारा रोग निकल जाएगा। टिंकू को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मात्र एक खुराक दी और कहा कि कल सवेरे तक इनकी सारी छाती और चेहरा दानों से भर जाएगा, घबराना मत। सवेरे दूसरी दवाई ले जाना, वह धीरे धीरे सब साफ कर देगी। दूसरे दिन उसकी जो हालत हुई, उसे देखकर मैं तो सकते में आ गई। तांबई रंग का उसका सूजा हुआ चेहरा, उसकी बेचैनी, उस हालत में उसे ले जाने का तो प्रश्न ही नहीं। मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। नहा धोकर राजेंद्र कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि पहले टिंकू की दवाई दे जाएं, फिर कहीं जाएं। तो इन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। कुसुम स्कूल से आए तो तुम उससे दवाई मंगवा लेना। मैं बुरी तरह भन्ना गई। बच्ची की ऐसी हालत देखकर भी इन्हें न कोई परेशानी हो रही है, न चिंता। इन्हें साहित्य अकादमी की मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। मैं तो किसी पड़ोसी के बच्चे की भी ऐसी हालत देख लूँ तो पहले डॉक्टर बुलाने चली जाऊँ। सामने ही तो जाना था, कोई दूर भी नहीं। पर राजेंद्र के लिए अपनी बच्ची से मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी और वे चले गए। संयोग की बात की कोई घंटे 1.5 घंटे बाद राकेश जी का फ़ोन आया। मैंने बता दिया कि राजेंद्र तो साहित्य अकादमी की मीटिंग में गए हैं। सुनते ही उधर से राकेश जी भन्नाने लगे। ये हमेशा इसी तरह डिच करता है। जब एक बार तय हो गया था कि साहित्य अकादमी का बायकॉट करना है, तो फिर ये वहाँ क्यों गए? साथ बैठकर एक फैसला किया और फिर चुपचाप वहाँ पहुँच गया। और भी जाने क्या क्या कहते रहे राकेश जी। मैं तो खुद ही परेशान बैठी थी, उनसे क्या कहती। वैसे भी इन लोगों के ये दंद फंद मेरी समझ में नहीं आते थे। कब किससे कटते थे, कब किससे जुटते थे। मैं तो कुसुम जी का इंतज़ार कर रही थी और यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं बस के कारण उन्हें आने में देर हो गई और डॉक्टर निकल गया तो बच्ची को इसी हालत में सारे दिन छटपटाते रहना पड़ेगा। जैसे ही कुसुम जी आई, उल्टे पैरों मैंने उन्हें दौड़ा दिया। लेकिन बात का क्लाइमेक्स तो अभी होना था। कोई 4-5 बजे उषा प्रियंवदा का फ़ोन आया। तब तक राजेंद्र ने एक बार भी फ़ोन करके टिंकू की हालत जानने की कोशिश तक नहीं की थी। वे उन दिनों भारत आई हुई थीं और उन्हें लेकर साहित्यकारों में थोड़ी हलचल तो थी ही। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, राजेंद्र जी ने बताया कि बच्ची की बीमारी की वजह से
आप सवेरे राजेंद्र जी के साथ नहीं आ सकी, आती तो आपसे भी मिलना हो जाता। मैं तो अवाक, पर जल्दी ही अपने को सहज बनाकर कहा कि इच्छा तो मेरी बहुत थी, पर मजबूरी। राजेंद्र घर में नहीं हैं, यह सुनकर वे बोली कि आने पर कह दीजिएगा कि गलती से मैंने उन्हें किसी और का पेन दे दिया है। उनके लिए जो लाई थी वह मेरे पास रह गया है, इस पेन को वो काम पर न लें। उषा के साथ तो खैर मैंने बिल्कुल सहज स्वाभाविक ढंग से बात कर ली, पर फ़ोन के बाद की मेरी मनोदशा, लाख कोशिश करके भी मैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकूंगी। तो झूठ बोलकर राजेंद्र उषा से मिलने गए। झूठ तो खैर ये सारी जिंदगी मुझसे बोलते ही रहे हैं, पर बच्ची को इस हालत में छोड़कर। उषा तो अभी कुछ दिन रहने वाली थी, फिर कभी मिल लेते। पिता तो बाद की बात है, पहला प्रश्न तो उठा, ये इंसान भी हैं? आज जिस टिंकू पर ये इतना निर्भर करते हैं, जो इन्हें अपना एकमात्र सहारा दिखाई देती है, कभी पीछे मुड़कर देखें तो कि वे उसके जन्म से लेकर उसके पालने पोसने में क्या किया है इन्होंने, कौन सा संकट झेला। बहरहाल छोड़िए, इस तरह की त्रासद स्थितियों को याद न करना ही बेहतर है। जब ये लौटे तो मेरी बेहद ठंडी शर्द आवाज में इन्हें उषा का संदेश दे दिया। उस समय इनका चेहरा देखने लायक था। ठीक इसी तरह नन्ही राजेंद्र की सबसे छोटी बहन को जब बुखार 106 डिग्री होने पर इन्होंने जो किया, अजीत जी गवाह हैं उसके। तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, पर मुझे इनके खिलाफ शिकायतों का कोई खर्रा नहीं खोलना। मुझे तो इनकी विशिष्ट जीवन पद्धति का एक उदाहरण भर पेश करना है। पर जब जब इस तरह की कोई घटना घटती, मैं सोचती, क्या सभी साहित्यकार अपने परिवार के प्रति ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना क्रूर हरकत करते हैं? जहां तक मैं जानती हूं, ऐसा नहीं है। यह तो राजेंद्र के मन में मुझे लेकर जितनी कुंठाएं जमी हुई हैं, उसी का परिणाम था जिसे परिवार को भोगना पड़ता था। फिर वह चाहे बेटी हो चाहे बहन, मैं तो भोगने के लिए अभिशप्त थी। और अपने इसी कर्मों के कुकर्मों को राजेंद्र विशिष्ट जीवन पद्धति की आड़ में, रचनात्मकता की आड़ में तर्कसंगत ही नहीं जायज भी ठहराते थे। वरना परिवार के बाहर किसी के दुख दर्द, हारी बीमारी और तकलीफ ज़रूरत में भागीदारी करने को सदैव तत्पर रहते समय वह विशिष्ट जीवन या रचनात्मकता आड़े क्यों नहीं आती? कितनी विचित्र बात है कि अब मेरे अलग हो जाने के बावजूद मेरे हर संकट के समय हाजिर हो जाते हैं। कोई मदद चाहिए तो तुरंत तत्पर। मालूम होता कि अलग होने के बाद इतना ख्याल रखने लगेंगे तो मैं बहुत पहले ही अलग हो जाती। खैर, बहुत लंबा खिंच गया यह प्रसंग। उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल अपने से अलग रखकर, बहुत तटस्थ होकर एक व्यक्ति को समझने का प्रयास भर।